गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुजीत लाठर स्टारविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने सीडीपी की टेस्ट सीरीज़ चला रखी है, जिसमें आज हम उसी टेस्ट सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए रीट जो 2018 का पेपर हुआ था लेवल फर्स्ट का, उसकी सीडीपी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जिसमें 30 क्वेश्चंस हैं। इस सेशन में हम 30 क्वेश्चंस को डिटेल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है क्या कहलाती है? तो देखिए, इसमें हम चारों ऑप्शन के बारे में डिस्कशन कर देते हैं। डिसलेक्सिया, जो डिसलेक्सिया है ये एक प्रकार का पठन विकार होता है। जैसे कि एक बच्चा डी को बी लिखता है तो ये क्या हो जाएगा? डिस्ग्राफिया। लिखता है तो, पढ़ता है तो क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया। पठन विकार है, पढ़ने में उसको समस्या है तो वो क्या होगा? डिसलेक्सिया होगा। और अगर उसको लिखने में विकार है ये तो वो डिस्ग्राफिया हो जाएगा, ठीक है। डिसकैलकुलिया की अगर बात करें तो मैथमेटिकल समस्या जिस बच्चे को होती है, गणितीय समस्याओं को सोल्व करने में जिसको समस्या होती है, तो उसको डिसकैलकुलिया विकार से ग्रसित बच्चा कहा जा सकता है। और अगर बात की जाए डिस्ग्राफिया, मैंने बता दिया लिखने से संबंधित विकार होता है। ध्यान अभाव अतिस्क्रियता विकार, ध्यान विकार वाले बालक, इसको हमने एक बार पहले टेस्ट सीरीज में आया था, उसमें भी डिस्कस किया था। ADHD ये क्या होता है? अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ध्यान विकार से ग्रसित बालक। तो ये जो ADHD के बच्चे होते हैं ये ध्यान विकार के बालक हो जाएंगे, जो ध्यान अटेंशन जो ठीक से नहीं कर पाते हैं। डिस्ग्राफिया क्या हो जाएगा? लिखावट या लिखने से संबंधित। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि लिखने में कठिनाई हो तो ये डिस्ग्राफिया आएगा, दी नहीं है डिस्ग्राफिया। और अगर पूछता है कि पढ़ने में कठिनाई है, पठन में उसको प्रॉब्लम होती है, तो आ जाता डिसलेक्सिया। और अगर कहता है कि गणितीय विकार से ग्रसित बच्चा है तो वो आ जाता डिसकैलकुलिया में। तो आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? सबमेटिव इवैल्यूएशन की बात कर रहा है। और जो सबमेटिव इवैल्यूएशन होता है, योगात्मक मूल्यांकन होता है, इसमें अंकन किया जाता है। और आजकल तो इस अंकन की पद्धति के आधार पर बच्चों को एक मार्कशीट भी दी जाती है। तो इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। सत्र के क्या कह रहा है? सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। तो जो फाइनल इसका जो आकलन होता है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित कौन सा है? तो ये नहीं होगा। अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना, नहीं। नेक्स्ट क्या है? शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित नहीं है। शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन, नहीं। तो इसका सबसे बेस्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा? सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उनके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? तो विश्लेषणात्मक बुद्धि के बारे में बात करते हैं। विश्लेषणात्मक जो वर्ड ही है ये किससे? सिगमंड फ्राइड से रिलेट करता है। अगर बात की जाए रचनात्मक क्रिएटिव इंटेलिजेंस की, ठीक है, और व्यवहारिक इंटेलिजेंस जो बिहेवियर इंटेलिजेंस होती है, इनके बारे में बात नहीं की हार्वर्ड गार्डनर ने। हार्वर्ड गार्डनर ने बात की है प्रकृतिवादी कौशल की, प्रकृतिवादी बुद्धि की, ठीक है। और हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि का ये सबसे अंतिम प्रकार था। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के 7 प्रकार बताए थे। बुद्धि के इन्होंने कितने प्रकार बताए थे? 7 प्रकार बताए थे। उसके बाद इसमें एक प्रकार जोड़ दिया गया था। जो अंतिम प्रकार इसमें जोड़ा गया था वो NCERT के अकॉर्डिंग प्रकृतिवादी बुद्धि या प्रकृतिवादी कौशल है, ठीक है। इसके बाद एक प्रकार और जोड़ा गया था, 9वां प्रकार। जो 9वां प्रकार है वो है अस्तित्ववादी बुद्धि। लेकिन अस्तित्ववादी बुद्धि को अभी तक NCERT ने नहीं माना है, ठीक है। तो अब हम हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि कितनी पढ़ती हैं?
8 प्रकार की बुद्धियां हम इसमें हावर्ड गार्डनर की पढ़ते हैं। और प्रकृतिवादी बुद्धि की अगर बात की जाए तो ये मेनली किन में पाई जाती है, तो इसका सबसे बेस्ट एक एग्जाम्पल हो सकता है किसान, फार्मर। क्योंकि फार्मर देखो खेती करते हैं और वो नेचर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं, प्रकृति के साथ सीधे रूप से उनका जुड़ाव है। इसलिए किसान में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, तो वो प्रकृतिवादी बुद्धि या प्रकृतिवादी कौशल वाले लोग होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं, निम्न में से पता लगाएं 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ क्या है। तो देखिए, जो एक से अधिक भाषाएं या 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बालक हैं, उनको अवधारणा, ठीक है, उनके जो कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में उनको हेल्प मिलेगी, सुविधा है। सही बात है ये कि एक से अधिक भाषाओं का जो ज्ञान होता है तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में आसानी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हैं और कई बार उसकी हिंदी हमें बहुत ही टफ लगती है, समझ नहीं आता, तो हम उसको इंग्लिश में देख लेते हैं, तो वो क्या हो गया, हमारे लिए उसका बेनिफिट ही तो मिला, हमें फायदा ही तो मिल रहा है। विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा है ना, एनालिटिकल रीजनिंग में भी इसकी हेल्प मिलती है, ये भी सही बात है। संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी में भी इसकी हेल्प मिलती है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है, जैसे पहला एम कह सकते हैं इसको, न केवल यह पूछकर कि क्या हुआ, बल्कि यह भी पूछा कि कैसे और क्यों हुआ। क्या हुआ ये ना पूछकर, और बल्कि यह भी पूछा कि कैसे और क्यों हुआ। ब उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों, ध्यान दें इस वर्ड पे, विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करना, जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों से वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। वो किस चीज को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आलोचनात्मक सोच। जो आलोचनात्मक सोच है ना, उसको बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है एक टीचर के द्वारा। क्योंकि देखिए, टीचर इसमें अलग अलग उत्तरों की बात कर रहा है, तो उसको जब किसी क्वेश्चन का उत्तर बच्चे देंगे और बच्चों से ये पूछा कि क्या हुआ, इसके बाद पूछा कि कैसे और क्यों हुआ, तो किसी बच्चे का आंसर कुछ होगा, किसी का कुछ होगा। तो जब अलग अलग आंसर आएंगे तो बच्चे साथ सुन रहे होंगे और उन बच्चों में एक दूसरे के प्रति आलोचना कि इस क्वेश्चन का मतलब एक दूसरे के उत्तर को गलत बताने का प्रयास करेंगे, और अगर उसमें कुछ अच्छा ही दिखेगी तो ये बताएगा बच्चा, दूसरा भी बोलेगा कि इसके क्वेश्चन के आंसर में ये बहुत अच्छी बात हमें लगी। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन होता है तो उसमें किस प्रकार की सोच देखी जाती है, आलोचनात्मक सोच देखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं, पॉजिटिव और नेगेटिव जो एक्साइटमेंट की बात हो रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्साइटमेंट या घटनाएं जो एक्सीडेंट है, छात्र के व्यवहार या बिहेवियर को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, कौन सा साइकोलॉजिकल फैक्ट या कौन सा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट इस तरह की प्रेरणा मोटिवेशन की व्याख्या करते हैं। तो देखिए, अगर सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाओं की बात हो रही है और घटनाओं में छात्र के व्यवहार, इस वर्ड पे आप फोकस करेंगे, व्यवहार वर्ड पे, है ना। तो व्यवहार वर्ड की अगर बात की जाए तो ये प्रेरणा जो है वो किसके प्रेरणा की व्याख्या करते हैं, व्यवहार के बारे में बात हो रही है, तो व्यवहार ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करता वो मानवतावादी निर्मितवाद की या निर्मितवाद, मानव निर्मितवाद की बात करता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता, फिर ऑप्शन ए हो जाता, मानवतावादी प्रेरणा की व्याख्या करते। और अगर नॉलेज या ज्ञान, बोध, कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात करता तो जीन पियाजे से संबंधित हो जाता और संज्ञानात्मक पक्ष की प्रेरणा की व्याख्या करते। सामाजिक की अगर बात की जाए तो समाज से संबंधित कोई भी पॉइंट के बारे में बात करते, ठीक है, या समाज में किसी व्यक्ति की प्रेरणा या समाज में किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा या उसका पद जो है ना, उसकी गरिमा है, तो उसके बारे में बात करते, तो सामाजिक पक्ष के बारे में बात करते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है, समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को खालिस्तान नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना। समावेश शब्द का
समावेश, जिसमें सब कुछ शामिल हो। विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को खालिस्तान नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना। अब जो नियमित कक्षा कक्ष होते हैं ना, उनका जो टाइम रहता है वो क्या रहता है, फुल टाइम रहता है हमेशा। जैसे हमने स्कूलिंग की है तो स्कूलिंग में जो स्कूल का टाइम रहता था वो पूरा समय तो होता था। ये तो नहीं होता ना कि स्कूल का टाइम मान लीजिए सुबह 9 बजे से लेकर और 2 बजे तक है फॉर एग्जांपल, और उस स्कूल का टाइम है उसको कम कर दिया जाए कि भाई आज 9 बजे से 2 बजे तक स्कूल नहीं लगेगी, आज से आपकी स्कूल है वो 9 बजे से 12 बजे तक लगेगी। ऐसा नहीं किया जा सकता। या कोई ये भी नहीं कह सकते कि सुबह 9 से 5 बजे तक स्कूल लगेगी। यानी कि नियमित कक्षा कक्ष जो है उनमें शिक्षित करने का मतलब क्या हो गया कि उनको फुल टाइम। तो इसमें क्या आ जाएगा, बच्चों को पूरा समय नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। तो यह एक उदाहरण है। तो ये एक किस प्रकार का उदाहरण है, ये है आगमनात्मक तर्क, या इसको हम बोल सकते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, इंडक्टिव रीजनिंग, आगमनात्मक तर्क। ये क्या होता है, इसमें तथ्यों से, या हम यूं कह सकते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ा जाता है। आगमनात्मक तर्क में क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। और निगमनात्मक तर्क की अगर बात करें तो जिसको कह सकते हैं हम डिडक्टिव रीजनिंग, इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं, या कह सकते हैं कि नियम से उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो इड पर आच्छाद का मतलब होता है विश्वास, बिलीफ। क्या मतलब होता है इसका, विश्वास या बिलीफ कह सकते हैं हम इसको, रखता है। यह क्या कहलाता है, या इसको हम क्या कह सकते हैं। तो देखिए, जो इड, ईगो, सुपर ईगो, ये टाइप बताए गए हैं मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्राइड के द्वारा। तो इनमें ये कह रहा है कि जिसके द्वारा ईगो इड पर विश्वास रखता है, मतलब ईगो इड के प्रभाव में है। इसका मतलब इसमें सीधा सीधा बताया जा रहा है कि ये दबाव है। ये क्या है, दबाव है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दबाव या रिप्रेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्मुखता और बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तावित है। तो देखिए, अगर बात की जाए अंतर्मुखता और बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो ये हैंस आइजैक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, हैंस आइजैक। और अगर हम बात करें कैटल की, आरबी कैटल ने, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 16 PF प्रश्नावली दी है और बुद्धि के प्रकार बताए हैं, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि, 2 प्रकार इन्होंने बताए हैं। अगर बात की जाए गॉर्डन आलपोर्ट की, तो गॉर्डन आलपोर्ट ने क्या किया है, व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत प्रतिपादित किया इन्होंने। ठीक है, और कार्ल रोजर्स की बात की जाए तो गॉर्डन आलपोर्ट ने क्या किया है, व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक कहे जाते हैं इनको। कार्ल रोजर्स ने अनुभवजन्य सिद्धांत प्रतिपादित किया था, या इसका एक दूसरा नाम भी हम कह सकते हैं मानवतावादी सिद्धांत। व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत के जो जनक हैं वो भी कौन है, कार्ल रोजर्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है। निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है। मोटिवेशन के बारे में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल के बारे में हमें बात करनी है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल मोटिवेशन का हो सकता है। तो देखिए, आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है। पहला है, छात्र ए आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक है और अच्छा करना चाहता है। तो छात्र अगर भावुक है तो वो मोटिवेशन की कैटेगरी में तो है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। छात्र ब सक्रिय है, एक्टिव है मतलब मोटिवेट है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है और काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है। प्रयास कर रहा है, काफ़ी प्रयास कर रहा है, इसका मतलब वो मोटिवेट है,
प्रेरित है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन ये पूछा गया हमसे कि सर्वोत्तम उदाहरण प्रेरणा का क्या है, तो प्रेरणा का इस क्वेश्चन में सबसे उत्तम उदाहरण क्या हो जाएगा? छात्र वह सक्रिय है और अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक भी प्राप्त करता है। तो ये मोटिवेशन का इसमें क्या हो गया? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो गया। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है, बाह्य प्रेरणा जो है, जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, वो अंत की युक्ति है, तो आंतरिक प्रेरणा क्या है? आंतरिक प्रेरणा, देखिए प्रेरणा की बात हो रही है, बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है, तो चाहे वो प्रेरणा कैसी भी हो, आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, वो अंत की एक युक्ति तक तो पहुंचेगी ही। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपने आप में एक अंत, ऑप्शन बी। ठीक है, प्रेरणा का मतलब क्या हो गया? जब तक आप किसी चीज को अचीव नहीं कर लेते हैं तब तक वो प्रेरणा है या मोटिवेशन है, उसके रिजल्ट नहीं आते, वो मान्य ही नहीं है। तो अपने आप में एक अंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, वह क्या कहलाता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दिमागी आरोग्यता। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिमागी आरोग्यता। दिमागी आरोग्यता का मतलब क्या हो गया? मेंटल हाइजीन हम इसको कह सकते हैं। क्योंकि देखो इसमें क्या कह रहा है? व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन, एडजस्टमेंट को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है। तो नियम, कानून और सिद्धांत है वो कॉन्सेप्ट हमारे बॉडी के किस पार्ट में बनता है? माइंड में। तो ये क्या हो जाएगा? मेंटल हाइजीन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है, तो वो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमेयकरण। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? परिमेयकरण। परिमेयकरण का मतलब हो गया रेशनलाइजेशन, है ना? अगर कोई इंग्लिश मीडियम में इसको समझना चाहे, रेशनलाइजेशन इसको कह सकते हैं। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या हो गया इसमें? परिमेयकरण। क्या हुआ इसका मतलब? देखिए, प्रस्तावित व्यवहार, जिस प्रकार का व्यवहार प्रस्तावित है, कि अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना, मतलब किसी चीज के बारे में तार्किक रूप से भी सोचना है और सामाजिक रूप से भी सोचना है, तो इनका आपस में इंटरेक्शन, जुड़ा हुआ रूप है, तो इसको हम क्या कहेंगे? वो दो चीजों का आपस में क्या कर रहा है? परिमेयकरण, है ना? मैथ में आपने पढ़ा होगा परिमेयकरण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है, यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। स्कूल की जो संगठनात्मक स्थापना है, संगठन जो है स्कूल का, वो छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है, तो ये कौन से पहलू से संबंधित है? तो ये कौन सा पहलू हो जाएगा? सामाजिक कारक हो जाएगा, क्योंकि जो संगठन है वो समाज का ही एक रूप होता है। स्कूल की जो संगठन है, स्कूल का जो संगठन है वो समाज का ही एक रूप होता है, तो ये किस पहलू से प्रभावित करेगी? ये एक सामाजिक या सोशल फैक्टर, इसको हम कहेंगे सोशल फैक्टर के रूप में ये प्रभावित करेगी। क्रियात्मक नहीं हो सकता। क्रियात्मक क्या होंगे? क्रियात्मक जो फैक्टर होते हैं वो कार्य करने से संबंधित या अनुसंधान से संबंधित होते हैं, और मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल जो चीज़ें हैं सोचने समझने पर है। ठीक है, तो इसका सबसे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न स्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देती है? तो समायोजन को, एडजस्टमेंट को बढ़ावा देने की अगर बात की जाए तो इसमें आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त। अब देखो न्यूरोटिक क्या होता है, और इसके साथ एक वर्ड और भी मैं बता देता हूं, साइकोटिक और न्यूरोटिक। एक होता है साइकोटिक। जब साइकोटिक की बात हो तो साइकोटिक का मतलब होता है अपने आप से घृणा करना। न्यूरोटिक का मतलब दूसरों के बारे में,
मतलब इस प्रकार की भावनाएं होना या दूसरों से मतलब इस प्रकार का व्यवहार, अनअपेक्षित व्यवहार करने की बात हो, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि समायोजन को बढ़ावा देती है। कौन समायोजन को? न्यूरोटिक भय, यानी कि दूसरों से जो घृणा मिल सकती है या दूसरे हमारा तिरस्कार कर सकते हैं, उसके भय से और चिंता से मुक्त होने की वजह से क्या होता है? समायोजन को बढ़ावा मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। तीव्र उत्सुकता नहीं हो सकती, उत्सुकता किसी चीज को लेकर हो सकती है, एडजस्टमेंट को लेकर नहीं। अपराध का जुनूनी विचार कोई मतलब नहीं बनता और बीमारी का डर का कोई यहाँ पर लॉजिक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है? ब्लूम टैक्सोनॉमी की यहां पर बात हो रही है। ब्लूम टैक्सोनॉमी बेंजामिन ब्लूम के द्वारा 1956 में प्रतिपादित की गई थी। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे बेंजामिन ब्लूम, ठीक है। और इन्होंने जो सिद्धांत या टैक्सोनॉमी दी, इस टैक्सोनॉमी को 3H के नाम से भी जाना जाता है। 3H में H जो है इसका मतलब हो गया, पहले क्या हो जाएगा? हेड, ठीक है। हेड के बाद क्या हो जाएगा? हार्ट, हार्ट के बाद हैंड, तो 3H थ्योरी भी इसको कहा जाता है। इसमें इन्होंने जो 3 चीज़ें बताई उसको हम एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, और हमने ये ट्रिक पढ़ी थी जब कभी क्लास में पढ़ी थी, तो कैप के ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। सी से क्या हो जाएगा? कोग्नेटिव, कोग्नेटिव यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष हो गया, ठीक है। जो हेड से रिलेटेड, कोग्नेटिव मतलब संज्ञानात्मक पक्ष हमारे बुद्धि किस में होती है? सिर में, या हेड की हम बात करें तो ये यहाँ से H आ जाएगा एक हेड। और ए का मतलब क्या हो जाएगा? ए का मतलब हो जाता है यहाँ पर अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का मतलब हो जाता है भावात्मक या संवेगात्मक। और पी का मतलब क्या हो जाता है? साइकोमोटर या कॉग्निटिव भी इसको बोल देते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रियात्मक या मनोप्रेरणात्मक, ठीक है। तो जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है इसमें संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब संज्ञानात्मक स्तर की हम व्याख्या की बात करते हैं तो इसमें आपने पढ़ा होगा कि ब्लूम टैक्सोनॉमी में उन्होंने जो सबसे पहले 6 स्टेप बताए थे 1956 में, उनमें ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, कितने स्टेप बताए थे? टोटल 6 स्टेप बताए हैं। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ठीक है। इसको भी हम याद रखते थे किस ट्रिक के माध्यम से? चलिए टाइम थोड़ा लंबा चला जाएगा, पर चलो कोई नहीं, बता देता हूँ। ट्रिक है इसमें, हमने ये पढ़ा था KC² और SE, ठीक है। के का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? नॉलेज, इसका मतलब हो गया कॉम्प्रिहेंशन, ए से मतलब हो जाएगा एप्लीकेशन, और दूसरा ए से हो जाएगा एनालिसिस करना या विश्लेषण करना, और सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण, और इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। तो हमें ये पूछ रहा है कि संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है, और इसमें ये कह रहा है कि जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा गया। जब प्रदूषण के प्रभाव के बारे में बच्चे के माइंड में पहले से ही कोई कॉन्सेप्ट बना हुआ है तो वो उसको अप्लाई करना है, और एप्लीकेशन के रूप में जब वो उसको अप्लाई करेगा तो वो क्या हो जाएगा? संप्रयोग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें हमने टाइम लगा दिया काफी। चलिए, शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र की है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? आकलन कहलाती है। आकलन, इसको हम असेसमेंट बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। मापन मूल्यांकन है नहीं ये, क्योंकि बात किसकी कर रहा है? व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्रित करना, जानकारी एकत्रित करने की बात हो रही है। तो चीजों का क्या किया जा रहा है? आकलन किया जा रहा है, ठीक है। उनको मतलब असेसमेंट किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा प्रक्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है? ब्लूम टैक्सोनॉमी में कौन सा नहीं है? तो देखिए, अकॉर्डिंग टू मी ये क्वेश्चन जो है ये स्टार मार्क होना चाहिए, ठीक है। इसका सभी को बोनस मार्क मिलना चाहिए, या फिर बोर्ड ने इसको डिलीट कर दिया होगा, क्योंकि इसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी में सारे के सारे ही नामित हैं। बता देता हूं आपको, अभी हमने बात की थी 3H के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो मैंने कैप बताया, ठीक है। कैप में
कॉग्निटिव हो गया, संज्ञानात्मक पक्ष हो गया। और ए से मतलब क्या हो गया, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है भावात्मक। और इसके बाद पी का मतलब होता है साइकोमोटर। तो साइकोमोटर का मतलब क्रियात्मक भी होता है और मनोप्रेरणात्मक भी होता है। तो किसमें इसमें आंसर किसके साथ जाएंगे, ठीक है। अब मनोप्रेरणात्मक अगर इंग्लिश में वर्ड कोई मोटिवेशन से रिलेटेड दिया हुआ है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। लेकिन मनोप्रेरणात्मक की अगर बात की जाए और साइकोमोटर इंग्लिश वर्ड दिया हुआ है तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। कॉग्निटिव, ठीक है, पहला ऑप्शन क्या था इसमें, कॉग्निटिव है। और दूसरा क्या है, क्रियात्मक। क्रियात्मक का मतलब क्या हो गया, क्रियात्मक का मतलब हो जाता है साइकोमोटर। और भावात्मक का मतलब क्या हो जाता है, अफर्मेटिव। तो ये तीनों है। और मनोप्रेरणा अगर इंग्लिश वर्ड इसका क्या दिया है, साइकोमोटर दिया है, तो ये गलत होगा, क्वेश्चन डिलीट होने वाला है। और अगर यहां मनोप्रेरणा को जो वर्ड दिया है इंग्लिश वर्ड वो मोटिवेशन टाइप का कोई वर्ड है तो आंसर हो जाएगा इसका डी। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा नहीं है, ठीक है। चलिए इसका पहला ऑप्शन देखिए, स्कूल के बाहरी जीवन को ज्ञान से जोड़ना, ठीक है, तो ये तो है इसका। नेक्स्ट है परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा में एकत्रित करना, ये भी सही है। अधिगम को रटना, ये वर्ड रोट मेमोरी या रोट मेथड पर कभी भी साइकोलॉजी इसको स्वीकार ही नहीं करती है। तो रोट मेथड कहीं भी आपको रोट वर्ड ही दिख जाए, साइकोलॉजी उसको हमेशा क्या करती है, नेग्लेक्ट करती है, नकारती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं एक बार। पाठ्यक्रम केंद्रित रहने की बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए समृद्ध पाठ्यचर्या प्रदान करना, ये भी सही है। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं सिवाय ऑप्शन सी के। तो हमें यही तो पूछा, मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है, गलत ही तो बताना था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का प्रयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठों की या अंगूठे की सहायता से किसी वस्तु को उठाने के लिए करता है। देखो इससे पहले एक टेस्ट सीरीज कराई थी जिसमें मैंने एक खिलौने का एग्जांपल लेकर बताया था कि बच्चा अगर 2 उंगलियों से उस खिलौने को उठा सकता है लेकिन वो पूरे हाथ का पहले प्रयोग कर रहा है, तो मैंने उसमें बताया था कि वो व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रगति। तो इसका राइट आंसर ये हो जाए। लेकिन व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रगति है, इसी का एक दूसरा रूप भी है जिसमें देखो मैं इन 2 ऑप्शन के बारे में भी आपको डिस्कशन कर देता हूं थोड़ा। सिफेलाकोडल, सिफेलाकोडल का मतलब होता है सिरोपादीय, सिर से पैर की ओर विकास। और एक होता है प्रोक्सोमा डिजिटल। प्रोक्सोमा डिजिटल का मतलब होता है केंद्र से बाहर की ओर। तो केंद्र से बाहर की ओर मतलब एक पूरा केंद्र था हाथ व्यापक रूप से, और विशिष्ट क्या हुआ, केंद्र से बाहर की ओर मतलब सबसे पहले तो बड़े रूप से और फिर उसके बाद छोटे रूप से। तो इसका आंसर ये भी ऑप्शन हो सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में आंसर जो राइट माना जाएगा ऑप्शन दिया हुआ है सी इज द राइट आंसर। इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। अगर सी नहीं होता तो हम जा सकते थे बी के साथ, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्रों में अभी हमने बात की थी। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, इसमें ब्लूम की टैक्सोनॉमी में भी हमने बात की है, संज्ञानात्मक पक्ष के बारे में बात की हमने, भावनात्मक पक्ष के बारे में भी बात की हमने, ठीक है। और शारीरिक जो क्रियात्मक पक्ष है इसके बारे में भी, सामाजिक पक्ष के बारे में हमने बात नहीं की थी क्योंकि ब्लूम टैक्सोनॉमी ने उसमें इस पे बात नहीं की गई। 3 व्यापक क्षेत्रों को विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है। तो विकास प्रक्रिया की बात कर रहा है कि इन तीनों क्षेत्रों में कहां तक वो संबंधित है। तो इसमें देखिए, अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित, एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित, ये सही है। एकीकृत और समग्र विकार में विकसित मतलब इन सभी क्षेत्रों में जो विकास होता है वो उसमें क्या समग्र रूप देखने को भी मिलता है। उसमें कैसा रूप देखने को मिलता है, समग्र। और समग्र का मतलब क्या हो जाता है, पूर्णाकार। पूर्णाकार देखने को मिलता है, एकीकृत, सारी चीजों का मिला जुला स्वरूप हमें देखने को मिलता है। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर ये होगा। अब ये कह रहा है पहला ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा कि अन्य को प्रभावित किए बिना,
प्रभाव तो सबका पड़ता है ना। अगर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो उस पर हमारे इमोशनल डेवलपमेंट का और सोशल डेवलपमेंट का भी तो इफेक्ट पड़ेगा। शारीरिक रूप से अगर कोई व्यक्ति मतलब विक्षिप्त है या कुछ भी उसमें प्रॉब्लम है, मानसिक रूप से वो विकलांग है, तो संज्ञानात्मक पक्ष पर प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या? तो भावनात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक पक्ष सभी आपस में जुड़े हुए हैं और यहां कह रहा है कि उनमें कोई संबंध ही नहीं है। नेक्स्ट है आंशिक रूप से विकसित। ये आंशिक रूप से विकसित नहीं होता, ठीक है, मतलब इसको समग्र रूप से विकसित देखते हैं हम। आंशिक का मतलब कि अंश, छोटे छोटे टुकड़ों में, ऐसा नहीं होता। पूरी बॉडी है ना, हमारे जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की जाए, बॉडी डेवलपमेंट की या इमोशनल डेवलपमेंट की या सोशल, सबका रूप जो है वो एक साथ ही ग्रोथ करता है या डेवलपमेंट करता है। तो बेतरतीब ढंग भी नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन क्या रहेगा? बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, ठीक है, मौखिक क्षमता विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में क्या है, वो या तो उच्च है या निम्न है, बाद की उम्र में भी ये रहेगी। यह बयान खालिस्तान के महत्व पर या बयान जो है वो किस महत्व पर जोर देता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आनुवांशिकता। आनुवांशिकता, हेरिडिटी। देखिए, एक बच्चा जो कि एक विशेषता में उच्च है या निम्न है, बाद की उम्र में भी रहेगी, यह बयान जो है वो किसके महत्व पर जोर देता है? तो बच्चे में जो पहले विशेषता है वो बाद में भी रहेगी, बाद की उम्र में भी रहेगी या बाद की पीढ़ी में भी रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार की अगर बात की जाए तो वो किस में चला जाता है? हेरिडिटी, आनुवांशिकता के साथ चली जाती है ना। आनुवांशिकता तथा वातावरण भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, बाकी इसमें बेटर आंसर सी ऑप्शन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को कहा जाता है, मतलब उपयोग अनुपयोग का अन्य नाम क्या है, हमें इस बारे में बात करना है। तो ये पहला जो है प्रभाव का नियम है, प्राभाव का नहीं, प्रभाव का नियम है, थॉर्नडाइक से संबंधित है ये नियम, प्रभाव का नियम। श्रम का नियम को हम कह सकते हैं अभ्यास का नियम, और प्रबलन या पुनर्बलन का नियम जो है वो CL हल से संबंधित है, क्लार्क एल हल, ठीक है, और ये है थॉर्नडाइक से संबंधित। बाकी तो अगर बात की जाए कि उपयोग और अनुपयोग का नियम, उपयोग और अनुपयोग का जो नियम है वो प्रभाव के नियम, थॉर्नडाइक के 3 नियम है, जिसमें पहला क्या है? तत्परता या तैयारी का नियम। दूसरा क्या है? दूसरा है अभ्यास का नियम, ठीक है। और अभ्यास के नियम की अगर बात की जाए, जो श्रम का नियम है, तो थॉर्नडाइक का जो अभ्यास का नियम है, उस अभ्यास के नियम में उपयोग और अनुपयोग दोनों प्रकार के नियम इसमें शामिल होते हैं। प्रबलन का नियम, क्लार्क एल हल, इन्होंने भी उपयोग अनुपयोग के बारे में बात की है, लेकिन ज़्यादा बात किसने की है? थॉर्नडाइक ने की है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी, श्रम का नियम। श्रम का नियम कह सकते हैं, या इसको हम क्या कह सकते हैं? अभ्यास का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज सुनता है, इस संवृत्ति को क्या कहा जाता है, या इस प्रकार की जो घटना है उसको क्या कहा जाता है? तो जब पावलोव का जो कुत्ता है उसको भोजन देने के लिए कोई आ रहा है, तो उसके कदमों की आवाज से या उसकी आवाज से ही वो पहले से ही क्या हो जाता है? एक्टिव मोड में आ जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का क्या है? अनुकूलित उत्तेजना है। ये क्या है? अनुकूलित उत्तेजना, कंडीशनड रिफ्लेक्स या कंडीशन स्टिमुलस इसको आप कह सकते हैं इसमें। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिना शर्त, शर्त की बात नहीं हो रही ना यहाँ पर, क्योंकि उसको तो पता है कि अगर वो आ रहा है तो उसको पहले से ये मालूम हो रहा है कि हाँ भाई ये कुछ तो लेकर आ रहा है खाने के लिए, तो मुंह में लार उसकी पहले से ही बनना स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? अनुकूलित उत्तेजना, जिसको हम कहेंगे कंडीशन रिफ्लेक्स इसको आप कह सकते हैं, या कंडीशन स्टिमुलस आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है, यह सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है। यह सिद्धांत क्या बताता है? तो यह सिद्धांत देखिए, अगर बात की जाए यहाँ पर
वातावरण, बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की, बच्चे और वातावरण के बीच किस क्रिया की बात हो रही? अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। वैसे तो ये जो सिद्धांत की बात नहीं हो रही, यह एक परिभाषा है जीन पियाजे की। तो जीन पियाजे की परिभाषा है, तो जाहिर सी बात है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से संबंधित हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाओं के अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है, उसको क्या जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि पियाजे ने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर बल दिया है वो है संतुलन। ठीक है, पियाजे के सिद्धांत में सबसे ज़्यादा उन्होंने किस चीज़ पर फोकस किया है? संतुलन, जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो ये संतुलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो इसने कहा है कि पुराने और नए जो धारणाएं हैं, पुराने के बीच जो पास्ट है, पुरानी नॉलेज है और नई है, उसके बीच जो संतुलन बनाता है ना, संतुलन, उस संतुलन बनाने की जो प्रोसेस है, कड़ी है, उसको क्या कहा इन्होंने? इक्विलिब्रेशन की प्रक्रिया बताया है, और संतुलन ही इसको हम कहेंगे। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? तो देखिए इसमें आपको क्वेश्चन में आंसर एक डी ऑप्शन भी तो है, डी नहीं दे रखा, चलो देख लेंगे आगे होगा। इसमें कह रहा है आईक्यू स्कोर के आधार पर अनुचित, रूढ़िवादी और छात्रों के बारे में नकारात्मक उम्मीदों से बचना। तो नकारात्मक उम्मीदों से बचना ये तो सही है, सावधानी नहीं है ये बताना, ये तो सावधानी है, नकारात्मक नेगेटिव चीज़ों से बचना ये सही है। नेक्स्ट कह रहा है बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन, परीक्षक और छात्र के बीच संरक्षित बातचीत। ठीक है, तो ये सावधानी नहीं है ना, बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है। नेक्स्ट है क्षमता की मुख्य या एकमात्र विशेषताओं के रूप में आईक्यू परीक्षणों का उपयोग न करना, ये भी सावधानी है। ठीक है, एक बार ऑप्शन डी और हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। एक समग्र और आईक्यू स्कोर की सार्थकता की व्याख्या में सावधान रहना, तो सभी की सभी सावधानियां हैं सिवाय ऑप्शन बी के। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का बी। बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन, परीक्षक और छात्र के बीच एक संरक्षित जो बातचीत है वो क्या नहीं है? एक सावधानी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास विकास के किस चरण से मेल खाता है? तो जो 9 साल का बच्चा है वो एरिक्सन के विकास के जो 8 चरण उन्होंने बताए हैं उनमें किससे मेल खाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परिश्रम बनाम हीनता, ये इनका चरण होगा। ठीक है, जो 9 साल के आसपास का बच्चा होता है वो कौन से चरण में जाएगा एरिक्सन के में? परिश्रम बनाम हीनता में। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है? ठीक है, ऑप्शन पहला है यह एक मानकीकृत परीक्षण है, बिल्कुल सही है तो। नेक्स्ट है छात्र के स्कोर की तुलना इसके साथ तुलना करके की जाती है कि अन्य ने कैसा प्रदर्शन किया है, ये भी सही है। कहा जाता है कि परीक्षण राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित है, ये भी सही है। छात्र के प्रदर्शन के स्थापित मानदंडों की तुलना की जाती है। स्थापित मानदंडों की तुलना जो पहले से ही अगर किसी फील्ड में रिकॉर्ड बनाया जा चुका है या बन चुका है तो उससे तुलना नहीं की जा सकती, उस टेस्ट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उसमें की जा सकती है, तो ये सत्य नहीं माना जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, और मिलते हैं हम नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।